हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी में इस नंबर 1 चैनल क्लास में। जैसा कि देख रहे हैं, आज की क्लास उन बच्चों की डिमांड के लिए है जिन्होंने बताया कि सर आप प्लीज हमारी केमिस्ट्री की टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिए। केमिस्ट्री की एक टॉपिक छूट रही है, अगर वो आप कंप्लीट करा देंगे तो हम लोग अपने नोट्स बना लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास बिल्कुल बच्चा आपके लिए है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर क्या कह रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो हमने पाया कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जो परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है और बनने वाला उत्पाद बिल्कुल नए गुणधर्म का है, तो 100% वो एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने दो रूपों को अपनाया था। एक रखा था बच्चा शब्द समीकरण और दूसरा रखा था सांकेतिक समीकरण। याद आ रहा है? शब्द समीकरण मतलब शब्दों के द्वारा हमने किस प्रकार पाया प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसके बाद उसे किस रूपों में, तत्व या यौगिक के फॉर्मूले के अनुसार दिखाना, उस क्रिया को कहा क्या? सांकेतिक समीकरण। और सबसे जरूरी हमारे रासायनिक समीकरण में है संतुलित करना। तो संतुलित करने की एक विधि बताए थे आपको, अनुमान विधि, कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं, और अनुमान विधि के द्वारा ही कोई भी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? संतुलित किया जा सकता है। और रासायनिक संतुलन का जो आधार है वो एक नियम का पालन करता है जिसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये सारी टॉपिक हम लोग चेक कर चुके थे लेक्चर नंबर 3 में, और हमने आपको टोटल 10 रासायनिक प्रकार बताए थे, जिसमें से पिछली क्लास में 5 हो गए थे कंप्लीट, और बचे 5 आज की क्लास में हम बताएंगे। तो बताइए, मेरी आवाज और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? आप यस सर में आंसर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो यस सर में आंसर दो बेटा। यहां तक किसी कोई डाउट? सब ठीक है? चलिए, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक प्रकार नंबर 6, कॉपी निकाल लीजिए। प्रकार नंबर है हमारा 6, और जैसे ही प्रकार नंबर 6 हम बात करते हैं, हमें याद आनी चाहिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बेटा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? क्या कहा गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलिए, इस लाइन में कोई डाउट? अब जैसा कि नाम है एक्सोथर्मिक, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्या करे? ऊष्मा को मुक्त करे। चलिए लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो संपन्न होने पर ठीक है, संपन्न मतलब कंप्लीट होने पर ऊष्मा को मुक्त
मतलब माइंड में रखिए, उत्सर्जित करती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। साफ साफ कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने पर ऊष्मा को मुक्त करे, ऐसी अभिक्रिया को ही कहलाएंगे क्या? ऊष्माक्षेपी। फंडा याद रखिएगा कि ऊष्मा देती है। उदाहरण में याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ओके बच्चा, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इस लाइन में कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कार्बन का दहन, अब आपके पास है कार्बन, जब आप उसको ऑक्सीजन की सहायता में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ढेर सारी ऊष्मा निकलेगी। क्वेश्चन बनेगा सर कितनी निकलेगी? तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त हो उसे ही कहेंगे क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? कॉपी कर लीजिए। ठीक, क्लियर? चलिए, प्रकार नंबर 7, इसी का उल्टा। क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, दो थे, एक था हमारा ऊष्माक्षेपी और दूसरा था हमारा ऊष्मा शोषी। ठीक है? अगर हम बात कर रहे थे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, तो हमने उसमें क्या पाया? ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा दे रही थी या ऊष्मा मुक्त हो रही, तो वो कहलाई थी क्या? ऊष्माक्षेपी। इसी का उल्टा, वे अभिक्रिया जो संपन्न होने पर ऊष्मा क्या करे? ले तो क्या? ऊष्मा शोषी। लिखिए, वे अभिक्रियाएं जो पूर्ण मतलब संपन्न होने से पूर्व ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? फंडा फिर यहां से वही लगाइएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, तो ये ऊष्मा लेती है, उल्टा क्षेपी में ऊष्मा देती है और शोषी में ऊष्मा क्या करती है? लेती है।
ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या? उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे याद रखिए, क्या जिंक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ZnCO3 का विघटन। बेटा विघटन का मतलब होता है टूटना। तो अगर जब आप जिंक कार्बोनेट को 230 किलो कैलोरी ऊर्जा आप देंगे तो वो टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। बताइए, इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रही है? अब जिन बच्चों का लेक्चर 1, 2, 3 क्लास 10 केमिस्ट्री छुटी है, वो बच्चे तुरंत जाइए हमारे प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उसको लॉगिन करिए। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन को आप फॉलो करिएगा तो एक छोटा सा अमाउंट आएगा पेमेंट करने का, जो पूरे साल की फीस। अब इस फीस के बाद आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना होगा और आप हमारे टॉप 100 बैच में शामिल हो जाएंगे सिर्फ 999 रुपए पे करके। और जैसा कि समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में शुभम सर ने आपके लिए ऑफर भी रखा है कि जो बच्चे अभी ज्वाइन कर लेंगे उनको 599 का फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। तो बच्चों हो जाओ तैयार, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो याद रखिए गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत लोगों के स्कूल बंद हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल से पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अभी जैसा कि रिजल्ट आने वाला है तो आप उसमें भी चेक कर लीजिएगा। इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे लाइव क्लास मिलेगी जैसा कि आप देख ही रहे, हेड राइटिंग नोट्स और साथ ही साथ स्मार्ट क्लास नोट जैसा कि देखिए स्मार्ट बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के पेपर जो आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। आपको पेमेंट करना है हमारे इस नंबर 7084817009 पे। अगर पेमेंट से कोई भी समस्या आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे सोनू सर के नंबर पे भेजकर आप अपने मैसेजेस को बता सकते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कौन सी? प्रकार नंबर 7। प्रकार नंबर 7 हमारा क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए बेटा नेक्स्ट, प्रकार नंबर 8 क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे ही हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की, हमें याद आना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिमाग में बैठाइए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होने के पश्चात क्या दे? इजी क्या दे? अवक्षेप उत्पन्न करे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही कहते हैं क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए बेटा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने पर अवक्षेप क्या? प्रेसिपिटेट उत्पन्न करते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने पर अवक्षेप उत्पन्न करते हैं उन्हें ही अवक्षेपण
अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक समीकरण याद रखिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा क्या है कि यदि बेरियम क्लोराइड की क्रिया किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके बच्चा, बहुत इजी है, बस आपको इसको समीकरण में रखना है। आपके पास क्या था, BaCl2 रख दिया, तीर का निशान अपॉन एल्युमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का होल थ्राइस, तीर का निशान। अब क्या, बेरियम सल्फेट तो BaSO4। अब याद रखिएगा कि जब भी हमें एग्जाम में बात हो कि हम पहचानेंगे कैसे कि अवक्षेप है, तो आप देखिएगा तीर ऐसे उल्टा बना होगा। तीर ऊपर बनता है तो गैस को दिखाता है, तीर नीचे बनता है तो किसको, अवक्षेप को दिखाता है। और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब सबसे जरूरी है बच्चा इसको बैलेंस करना। 2 एल्युमिनियम है तो बेटा 2 यहां लगा दो, तो ये 2/3 हो गया क्या, 6। तो आप क्या करो, 3 यहां लगा दो, तो देखो 3 दूना हो गया 6। 3 बेरियम हो गया तो बेटा 3 यहां लगा दो। इस तरह हमारा ये समीकरण हो गया क्या, बैलेंस। बताइए, ठीक। चलिए प्रकार नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिसे कहते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, कैसा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, जो क्या करे, अभिक्रिया को उदासीन कर दे। लिखिए, देखिए जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरिक अम्ल, क्या फॉर्मूला भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl। जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किसे, सांद्र कास्टिक सोडा, जैसा कि हम लोग याद करते हैं क्या, क्षार, फॉर्मूला क्या, कास्टिक सोडा NaOH, से कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ही क्या बेटा, उदासीनीकरण, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। फंडा क्या कह रहा है, फंडा आपसे एकदम साफ साफ कह रहा है कि जब अम्ल की क्रिया किससे करा दे, क्षार से।
अब याद रखिएगा, अम्ल और क्षार दो अवस्थाओं में होते हैं, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। तो हमें यहां रखना है क्या, सांद्र अभिक्रिया रखनी है। किसकी, अम्ल और क्षार की। तो दो चीज बनेंगे, एक लवण बनेगा और एक बनेगा जल। ऐसी ही रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, बच्चा यहां से रिएक्शन ड्रॉ कर लो। आपके पास था HCl, इसकी क्रिया करा दी है आपने NaOH के साथ। इसके नीचे बनाते थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। HCl जो कि आप जानते ही अम्ल है, NaOH ये आपका क्या है, क्षार है। लवण और जल बनेगा। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं जल का फॉर्मूला H2O। ओके, लवण बना लीजिए बेटा, क्या, NaCl। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत? ये था आपका प्रकार नंबर 9। चलिए, हमने आपको वादा किया था 10 प्रकार बताएंगे, पिछली क्लास में 5 बता दिए थे, 5 आज की थी, तो 5वां आपके सामने है ये प्रकार नंबर 10, जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बेटा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दिमाग लगाइए, सर इस अभिक्रिया में क्या हो सकता है? यह अभिक्रिया को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे सोचो, मम्मी तेल से घी बनाती है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है कि वनस्पति तेलों से, क्या बच्चा, वनस्पति घी के बनने की क्रिया को ही कहते हैं क्या, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, निकेल उत्प्रेरक। लिखिए, क्या, वनस्पति तेलों से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या, वनस्पति घी का बनना वनस्पति घी का बनना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। साफ साफ आपसे कह रहे हैं, आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन है। रिएक्शन कह रहा है कि वनस्पति तेल है, अब हाइड्रोजन की उपस्थिति में हम निकेल उत्प्रेरक के साथ करा रहे और बन रहा है हमारा क्या, वनस्पति घी। इस पूरी अभिक्रिया के बनने की दर को ही कहते हैं क्या, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बताइए बेटा, इस लाइन में किसी कोई डाउट है तो बताइए, वरना यस सर में आंसर दीजिए। इस लाइन में कोई दिक्कत, ये बात एकदम समझ में आ रही है? तो चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे दैनिक जीवन में क्या बेटा, हमारे दैनिक जीवन में क्या,
उपचयन, जिसका घर वाला नाम है ऑक्सीकरण के प्रभाव, क्या क्या जनरल इफेक्ट हो सकते हैं क्या ऑक्सीकरण के। अब आपको बताएं, ऑक्सीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तुम्हारा क्या, जैसा कि मौसम है समर वेकेशन। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है क्या, संचारण। ठीक है, क्या बेटा, संचारण, जिसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं कोराइजन। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विकृत गंधिता। क्या बेटा, विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। दिमाग लगाइए, दो चीजें आपके पास हैं। अगर हम बात करें दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव की, तो सबसे पहला ही क्या है, संचारण। अगर संचारण को आपको समझाएं तो एक छोटा सा फंडा है मेरे पास। संचारण का अर्थ है जंग लगना। जैसे आप सोचिए, लोहे की वस्तुओं को छत पे रख देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं क्या, संचारण। और अगर आपसे पूछा जाए सर विकृत गंधिता का मतलब क्या है, तो एक बेटा छोटा सा यहां भी फंडा है। विकृत गंधिता को कहा जाता है भोजन का सड़ना। जैसे सोचिए कि अगर हम भोजन को कुछ समय के लिए छोड़ दें, जैसे सोचिए रात में मटर पनीर की मस्त सब्जी बनी थी, अब आप लोग उसे फ्रिज में रखना भूल गए। तो जब फ्रिज में रखना भूल गए, सुबह जब आप उस सब्जी को खाने चले तो उसमें से क्या है, गंध, मतलब दुर्गंध आ रही थी और उसका टेस्ट बदला बदला लग रहा था। यही तो है क्या, विकृत गंधिता। विकृत का अर्थ है अपनी अवस्था को खो दे। क्या ये दिमाग में बैठ रही है? तो चलिए यही हमारी लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, संचारण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कोराइजन। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ लोहे पर ही जंग लगे, जितनी भी धातुएं होती है सब में जंग लग सकता है। तो लिखिए, धातुओं पर वायु, नमी एवं अन्य पदार्थों के द्वारा ऑक्सीकृत होकर, अन्य पदार्थों के द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ध्यान दीजिए बेटा, धातुओं पर वायु, नमी एवं अन्य पदार्थों द्वारा ऑक्सीकृत होकर उनकी गुणवत्ता में आई कमी को क्या कहते हैं, संचारण कहा जाता है। बेटा साफ साफ है कि अगर बात हो रही संचारण की, तो संचारण में धातुओं की प्रकृति क्या होती है, खराब हो जाती है। जैसे लोहे में लग जाता है जंग। जैसे आप सोचिए, अगर कुछ समय के लिए लोहा को हम छत पे रख दें, है कि नहीं, लोहे को वायु एवं नमी में रखने पर, नमी का मतलब H2O, जंग लगता है।
जंग का सूत्र याद रखिएगा, लोहे का जंग सूत्र क्या, Fe2O3.2H2O परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। लोहे का फॉर्मूला बच्चा, लोहे का फॉर्मूला है Fe, वायु का फॉर्मूला O2, नमी का फॉर्मूला H2O, तीर का निशान बन गया जंग सूत्र Fe2O3.2H2O। क्वेश्चन पूछे कि इसका कलर कैसा होता है, तो याद रखिएगा लाल भूरा। ये लोहे का जंग सूत्र है जो एक प्रकार का अयस्क है, इसका नाम है हेमेटाइट। क्या ये बात समझ में आई? बैलेंस करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, यहां पे 2 लगा दीजिए, यहां पे 3 लगा, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, ये हो गया 4, तो यहां 4 लगा दो, 2H2O 2H2O, इजी। हर धातु रंग बदलती है कब? जब उसमें जंग लग जाता है तब। सवाल यह होता है कि अगर सर लोहे की बात करें तो लोहा में कैसा बदल गया? लाल भूरा। याद रखिएगा अगर आपके पास तांबा होगा तो तांबा में जंग लगेगा तो वो हरा हो जाएगा। अगर आपके पास सोना और चांदी होगा तो सोना चांदी हमेशा हो जाते हैं क्या? काला। ये लोहे का और कॉपर का और सोना चांदी का रंग है जो हमें बताता है कि उसमें क्या हो गया? जंग लग गया। अब ये धातुएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, तो क्या उपाय करें कि इसमें जंग ना लगे? तो इसके बाद हम बात करेंगे क्या? संक्षारण से बचाव। क्योंकि आप देखिए अगर आप बनारस के हैं तो आप पाएंगे कि राजघाट का पुल लोहे का बना है। अब आज का तो बना नहीं, काफी साल पहले का बना है, तो क्या उसमें जंग नहीं लग रहा है? लग रहा है। अगर वो खराब हो जाए तो वो हमारे लिए सबसे हानि का चीज हो, क्योंकि रेलगाड़ी भी जाती उसी से और ऊपर से बस और ट्रक भी जाती है, तो अब आवागमन में दुविधा होगी। तो उसको बचाने के लिए समय समय पर संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है क्या? तेलों का प्रयोग। जैसे आपके पास साइकिल है तो रोज तेल डालते हैं ना, ग्रीस का प्रयोग, या सबसे उपयुक्त विधि पेंट करके। चौथा आप याद रखिएगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ओके, और आपने सुना होगा विद्युत लेपन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी के द्वारा क्या करते हैं? दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं धातु के ऊपर। और लास्ट याद रखिएगा मिश्र धातु। जैसे आपका जो पीतल है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। तो इतने सारे बचाव है किससे? संक्षारण से। और आज की क्लास की लास्ट हेडिंग पे हम लोग आते हैं, क्या नाम है उसका? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता इंग्लिश में बेटा इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। लिखिए तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक
रखने पर उसके स्वाद एवं गंध में हुए परिवर्तन को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। मतलब अगर लंबे समय तक रख देंगे तो खाना हमारा सड़ जाएगा, जैसा कि आपको बता रहे थे। सर उस पहचान ये होती कि उसमें से दुर्गंध आने लगती है और साथ ही साथ उसका जो टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है। उसी क्रिया को कहते हैं क्या? विकृत गंधिता। जैसा कि आजकल पार्टियों में हो रहा है। और हमें करना है क्या? विकृत गंधिता के बचाव। तो आप नोटिस करिएगा कि अगर हम इनके बचाव की बात करें तो सबसे पहला ही बचाव है क्या? कि वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। मतलब भोजन को ऐसे रखें कि उसमें वायु न एंटर करे। अगर ये नहीं कर सकते तो एक काम करिएगा जो सबके घरों में आसानी से होता है, किसमें? रेफ्रिजरेटर। अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो काफी समय तक बचा कर रखेंगे। और तीसरा, प्रति ऑक्सी अम्लों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप पाएंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ये कुछ लोगों के घर होता भी होगा। जैसे जो लोग दूध बेचते हैं तो आप पाएंगे वो एक प्रयोग करते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जो लंबे समय तक दूध को फटने से बचाने के लिए किया जाता है। और लास्ट है, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरकर। ये चैप्टर हो गया खत्म। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आपका काम है नोट्स बनाकर इसको अच्छे से याद करना। जो बच्चे इसको याद नहीं किए जल्दी जल्दी देख लीजिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास में पिछली क्लास की लास्ट हेडिंग थी हमारे पास क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 5 बढ़ा दिए थे, 5 आज की क्लास में हुई। 5 वहां था, 6वां है ऊष्माक्षेपी। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा देती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माशोषी वे अभिक्रिया जो ऊष्मा लेती है ऊष्माशोषी कहलाती है। अवक्षेपण जिसमें अवक्षेप बने, अवक्षेप का सिंबल होता है तीर निषेध। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार, याद रखिएगा सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार होना चाहिए। और हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना। और लास्ट है संक्षारण और विकृत गंधिता, इनके होने वाले लाभ और बचाव। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये आपको करना है क्या? सॉल्व। ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। उसको सॉल्व करिए, अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।